चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और अब आपको आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज साहब, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनल फाइनेंस की वॉइसेस हैं इस देश में, उनके साथ एक बढ़िया इंटरेक्शन सुनाता हूँ बजट, वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस के लिहाज से और अपने फंड एलोकेशंस के लिहाज से। उस पर ये चर्चा है, उसका स्निपेट सुनिए। हाय, सीएनबीसी आवाज़ की इस खास बजट पेशकश में आप सबका स्वागत है। बजट 360। और अब आप सब ने बजट के फाइन प्रिंट्स पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ऐसे ही एक शख्सियत मेरे साथ बैठे हुए हैं इस समय, आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब, जो आप सब वाकिफ़ हैं, जाने जाते हैं अपनी पकड़ के लिए। और फिरोज खास तौर पे वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में इस देश में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नाम में से एक हैं। फिरोज, बाकी सब तो हमने समझा, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग एंगल से, वेल्थ मैनेजमेंट के लिहाज से। अच्छा, इस बार हमेशा सब कहते थे कि बजट कोई फैक्टर नहीं है, रन ऑफ द मिल है। इस बार बजट में कुछ ना कुछ मीठी था। वेल्थ मैनेजमेंट के लिहाज से कैसा लगा ये बजट? कैसे रीड थ्रू हैं? कितने मार्क्स, कितने नंबर आप दोगे? देखिए, जैसे आपने कहा ना, काफ़ी बार हम बजट को डिस्काउंट कर देते हैं कि बजट का कोई लेना देना ही नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ये बजट बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जैसा था। पॉइंट वन, सिंप्लिसिटी की आड़ में काफ़ी टैक्स लायबिलिटी नोशनल बढ़ गई है अनबुक्ड, सिंप्लिसिटी की आड़ में। ऑफ कोर्स सिंप्लिसिटी को मैं भी प्रोपोगेट कर रहा हूँ। 2 साल पहले आई हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिंप्लीफाई होना चाहिए, क्योंकि 4 डिमेंशंस थे उसके, एसटीटी, नॉन एसटीटी, एसेट क्लास के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स अलग थे, तो काफ़ी डाइवर्स था। तो सिंप्लीफिकेशन के आड़ में टैक्सेशन बढ़ी है, पॉइंट वन। पॉइंट टू, एक कंसेप्चुअल चेंज हुआ है। देखिए, इंडिया में रियल रिटर्न को टैक्स करने की प्रथा थी। रियल रिटर्न मतलब जितना महंगाई जितना हो उतने पे टैक्स नहीं देना, एक्स्ट्रा पे टैक्स देना है। अब रियल रिटर्न की टैक्सेशन से आप नॉमिनल रिटर्न की टैक्सेशन पे मूव कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअली लार्ज चेंजेस। दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, हर एसेट क्लास में चेंज हुआ है, राइट? आपको काफी ऐसे कोई बजट शायद ही मिलेंगे जहां हर एसेट क्लास को छेड़ा गया हो। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बजट, पॉइंट वन। अच्छा है। आप कमिंग टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, नंबर कितने दोगे? नंबर देने के लिए टैक्सेशन के हिसाब से मैं नंबर दूंगा 4। 10 में से? 10 में से टैक्सेशन के हिसाब से, और उसको जस्टिफाई भी करूंगा। आपके अब काफ़ी आश्चर्यचकित हैं क्योंकि मैं इतना कम नंबर क्यों दे रहा हूँ। 1-2 चीज़ों में मैं ज़्यादा नंबर दूंगा, इकोनॉमी के लिहाज से और नॉन पॉपुलिस्ट बजट के हिसाब से 8 on 10, 9 on 10 दूंगा। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन की आड़ में तो जब आप कह रहे हैं काफ़ी सारे बदलाव हुए टैक्सेशन को लेकर, इतने मिनिस्क्यूल से नंबर्स आपने बात करी, ऐसा क्या टैक्सेशन का रीड थ्रू है जो इतना कंपेलिंग है कि इस तरह के आंकड़े देने पड़ जाएं? और दूसरा, क्योंकि फिर इस तरह का बदलाव जब हो रहे हैं तो एसेट एलोकेशन में भी आप कुछ सिग्निफिकेंट रीजिग कर रहे हो इस बजट अनाउंसमेंट के बाद, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, आई थिंक एसेट एलोकेशन, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। एसेट एलोकेशन में बदलाव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट क्लास में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। मैं इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करता हूँ। देखिए, इक्विटी की लुक्रेटिवनेस, रियल एस्टेट की लुक्रेटिवनेस काफ़ी डिफरेंट है। मेरी हमेशा रियल एस्टेट में, मेट्रो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टियों के कंपाउंडेड रिटर्न निकाली, बहुत सारे लिस्टेड बिल्डरों की लॉन्च हुई प्रॉपर्टियों की IRR निकाली। क्योंकि आप और मैं या कोई भी आम निवेशक रियल एस्टेट की IRR नहीं कंप्यूट करता। हम तो इस बिजनेस में, तो हमारा फर्ज बनता है कि IRR कंप्यूट करें। तो IRR डबल डिजिट की रेसिडेंशियल मेट्रो रियल एस्टेट में नहीं आई ऑन अ 10 ईयर होल्डिंग पीरियड। तो आई हैव ऑलवेज बीन नेगेटिव ऑन रियल एस्टेट, तो एसेट एलोकेशन का बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2015 में नेगेटिव था, 2020 तक नेगेटिव था, बट कोविड हो गया तो और 2-3 साल नेगेटिविटी कंटिन्यू हो गई मेरी, और चेंज होने ही वाला था ओपिनियन, बट ये भी नया बजट आ गया। सो मेरी बिकॉज ऑफ द सेवरल इवेंट्स मेरी रियल एस्टेट पे नेगेटिव व्यू कंटिन्यू रही है, इसीलिए एसेट एलोकेशन बदलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब रहा सवाल, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्लास में बदलाव की बहुत ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि आप देखें अब इक्विटी में घुसने के जरिए क्या होते हैं आपको और मेरे को। एक डायरेक्ट इक्विटी होता है, PMS होता है, म्यूचुअल फंड होता है, NPS होता है, AIF होता है। ये सब जरिए हैं, साधन हैं एक ही एसेट में घुसने के। अब पहले मैं म्यूचुअल फंड्स के इतना प्रेम नहीं करता फॉर एग्जाम्पल एज अ निवेशक, बट अब PMS या डायरेक्ट इक्विटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दी गई। और अगर मैं कोई भी स्टॉक
डायरेक्ट इक्विटी में बेचूंगा तो 24% की टैक्स दे दूंगा, 20 प्लस प्लस सरचार्ज 15%, तो सरचार्ज 15% तो सब पहुंच ही जाते हैं, 4% का सेस, तो 24% की टैक्स दूंगा। बट म्यूचुअल फंड वाला ट्रस्ट फॉर्मेट में पूरा फंड मैनेजर पूरा पोर्टफोलियो ही उलट पुलट कर दे, 1 रुपए का टैक्स नहीं देगा। पीएमएस में भी आपका फंड मैनेजर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रेड करता है, तो उसमें भी बदलाव करने के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगी, भले ही टैक्स दे दूं मैं, बट उसकी वजह से फंड मैनेजर चर्न करना बंद कर देगा, तो उसकी मैनेजमेंट में तब्दीली आएगी। मैं टैक्स से परे नहीं हूं क्योंकि देश में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट अगर मुझे पता है मैं फंड मैनेजर हूं, पीएमएस मैनेज कर रहा हूं, 11 महीने हो चुके हैं, स्टॉक डबल हो चुका है, मेरा मन तो ललचाएगा यार 1 महीना और रुक लेता हूं, और उसमें गिर जाएगा तो मेरी बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस आएंगी। सो पीएमएस डायरेक्ट इक्विटी लेसर फेवरेबल, म्यूचुअल फंड हायर फेवरेबल। सो ऐसे ही हर प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट क्लासेस में, व्हीकल्स में बड़ी चेंज है। फिरोज, आप आए हो ना, तो एक हमेशा जहन में बात रहती है, हम रिटेल की सबसे प्रोमिनेंट वो एस्पिरेशन जो है, सबका सपना रहता है वो 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने का, उस तरह का कॉर्पस बिल्ड करने का। इतनी सारी बातें करी आपने, पता है सब कहते हैं कि बड़ा आसान है ये करना। मेरी जर्नी में तो मुझे बड़ा मुश्किल पड़ा, बीच बीच में बहुत बड़े बड़े खर्चे आए, हमेशा जर्नी डिले होती रही। ये वाकई बात आसान है पहला 1 करोड़ रुपए, या मुश्किल काम है ये? सर मेरे हिसाब से काफ़ी टफ है, इतना आसान नहीं है। बट एक चीज़ मुझे सीखने को मिली मेरे पहले 1 करोड़ की जर्नी में, कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कम निर्भरता और इंटरनल फैक्टर्स पे पहले 1 करोड़ की ज़्यादा निर्भरता होती है। फिर मैंने इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, 3 चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर है ये। आप 1 करोड़ पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वो 3 चीज़ों पे निर्भर है। आपके प्रोफेशन में आपकी मेहनत, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। सेकंड, आपके एक्सपेंस के बिहेवियर, आपका वैल्यू सिस्टम, राइट? क्या वो वैल्यू सिस्टम था, जितनी चादर है उतनी फैलाओ हुए, ये इनग्रेन था कि नहीं था? आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, वैल्यू सिस्टम। तीसरा, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। ये 3 चीजों पे ज्यादा निर्भर करेगा कि पहले 1 करोड़ पे पहुंचेंगे कि नहीं। सब पहुंचेंगे अगर ये 3 चीजों पे काबू रहे एंड आप ड्राइवर सीट पे हो, ना कि पिलियन रीडर पे, राइट? आप देखेंगे कि काफी सारी कंपनियों में सेम अवधि पे, ये क्यों मुझे अकर किया कि सब सेम अवधि पे हैं, सब सेम कमाई है, किसी के 1 करोड़ पहुंच गए, 3 साल पहले पहुंच गया, कोई 10 साल पहले भी पहुंच गया। तो मैंने कहा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबके लिए सेम था, इक्विटी मार्केट सबके लिए सेम थी, इंडिया की इकोनॉमी सेम थी, सबकी पगारें करीबन सेम थी, बट सबकी प्रोबेबिलिटी अलग थी पहुंचने की। तब यह एहसास हुआ कि इंटरनल डिपेंडेंसी फॉर द फर्स्ट 1 करोड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।